I am Supreet, I am Pavan. and we have a passion for traveling. We are the traveling couple. Hello everyone. Today I'll be discussing कि हमने अपना यूरोप टूर कैसे प्लान किया, what all we did to prepare for it, और हमने कैसे इसकी पूरी तैयारी की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से यूरोप टूर का शुरुआत कैसे हुई। ऑफ कोर्स DDLJ से। DDLJ मूवी देखी, बहुत बढ़िया लगी। तब से बचपन से सपना था कि भी कभी DDLJ की तरह हम भी यूरोप टूर पे जाएंगे। सो शादी के बाद कोई मौका नहीं मिला। फाइनली जाके 2019 में हमने सोचा कि अब तो जाना ही जाना है यूरोप में, बट 2020 में कोविड आ गया, सो वी कुडंट गो फॉर 2 years एंड फाइनली 2022 में कोविड की रेस्ट्रिक्शंस खुली, सो वी डिसाइड नाउ इज़ द टाइम। एंड इस प्रकार हमने अपना मई-जून 2022 में यूरोप टूर प्लान किया। यूरोप का पीक सीज़न है घूमने का जून, जुलाई, अगस्त। अक्टूबर से फरवरी तक तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ी हुई होती है और दिन भी बहुत छोटे होते हैं, 4 बजे भी अंधेरा पड़ जाता है। उसके बाद इनका असली वेदर इम्प्रूव होना शुरू होता है। सो मार्च ऑनवर्ड जा सकते हैं। मार्च अप्रैल आई वुड से इंडिया वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जाने का, कि भीड़ भी काफ़ी कम होती है एंड वेदर थोड़ा ठंडा होगा, बट यूल गेट थिंग्स मच चीपर। जो रेट हमें ऑलमोस्ट रहने का 6,000 पर नाइट पड़ा, वो उस टाइम पे 2 से 3,000 पर नाइट में भी हो जाएगा। बट एक्चुअल पीक सीज़न इनका होता है जून, जुलाई, अगस्त, जब रोशनी रात को 10 साढ़े 10 तक रहती है। मौसम बहुत प्लेजेंट होता है, बिटवीन 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। कपड़ों के लिए सजेस्ट कि अगर आप इवन जून में भी जा रहे हैं तो जैकेट्स 2 चाहिए। ठंड काफ़ी थी पेरिस, और सरप्राइजिंगली वेरी कोल्ड। टेम्परेचर वहाँ पे 11-12 डिग्री भी जा रहा था। सो यू शुड हैव 2 जैकेट्स। मैं तो निक्कर वगैरह लेके गया, तो निक्कर पहनूंगा पेरिस में। स्विट्जरलैंड जब जाएंगे तब ये जैकेट निकलेगी, पर आप वीडियोस में देखेंगे जैकेट तो मेरी पेरिस से ही शुरू हो गई थी। इनफैक्ट ब्रसेल्स, एम्स्टर्डम हल्का सा गर्म था कि वहाँ बिना जैकेट के चल रहा है, एंड सो वॉज जिनीवा। बट पेरिस, ज्यूरिक, इंटरलाकेन, दे वर वेरी कोल्ड। वहाँ तो जैकेट चाहिए। और ऑफकोर्स स्विट्जरलैंड में जब पहाड़ियों पर जाएंगे तब तो डेफिनेटली चाहिए। आई सजेस्ट टू एक अच्छी जैकेट, एक पतली जैकेट चेंज वगैरह करने के लिए। टी शर्ट्स, निक्कर का कोई फ़ायदा नहीं है, जीन्स 2-3 एंड प्लस बाकी के कपड़े। एंड यू हैव टू एंश्योर कि आप हर चौथे पाँचवें दिन ऐसे एयरबीएनबी में रुके जहाँ पे वॉशिंग मशीन हो, सो दैट कपड़ों का लोड कम किया जा सके। यूरोप जाने के लिए हमने पहले प्लान बनाया कि भी यहाँ से जाएंगे न्यू दिल्ली से सीधे पेरिस, एंड पेरिस, ब्रसल्स, एम्स्टर्डम, और उसके बाद नॉर्थ यूरोप पूरा कवर कर लेंगे। हम जाएंगे जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुदापेस्ट वगैरह। लेकिन जब टिकट सर्च करनी शुरू की तो हमें लगा यार मिलान की रिटर्न टिकट बड़ी सस्ती है, 20,000, 40,000, 36,000 में रिटर्न टिकट मिल रही है। मैं खुश। हमने प्लान किया कि छोड़ो ऊपर का हिस्सा, नीचे स्विट्जरलैंड आएंगे और वहाँ से इटली आ जाएंगे। स्विट्जरलैंड की जब वीडियोस देखी, देवर ऑसम। DDLJ की सारी यादें ताज़ा हो गई। हमने डिसाइड किया DDLJ मतलब स्विट्जरलैंड तो जाना ही जाना है। सो स्विट्जरलैंड वापस आ गया हमारी इटिनरी में, बट मिलान की टिकट का काम हुआ नहीं क्योंकि वो हैंड बैगेज टिकट्स थी। सो फाइनली हमारा इटिनरी थी न्यू दिल्ली से पेरिस, पेरिस से ब्रसल्स बाय बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन से ही एम्स्टर्डम, नाइट ट्रेन से एम्स्टर्डम टू ज्यूरिक, ज्यूरिक टू इंटरलाकेन टू जिनीवा, स्विस ट्रेन में स्विस पास की हेल्प से, एंड जिनीवा से इंडिया वापस बाय एयर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि भी हमने इसके लिए तैयारियां क्या क्या की। सो तैयारियों में सबसे पहले तो हमने बहुत से वीडियोस देखे, जितने ऑनलाइन ट्रैवल साइट्स, स्पेशली जो भी इंडिया से रिलेटेड, हमने उनका काफ़ी रिसर्च किया। फ्लाइट्स की टिकट के लिए गूगल फ्लाइट्स का चूज़ किया। गूगल फ्लाइट पे हमने एक तरफ डाला न्यू दिल्ली एंड दूसरा 2 डेस्टिनेशन में यूरोप। तो वो यूरोप का पूरा नक्शे के साथ सारी डेस्टिनेशन दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने फ्लाइट्स की टिकट है। एक बार फ्लाइट टिकट्स हो गई तो उसके बाद फिर हमने बाकी की टिकटों का प्रोसीजर शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास फ्लाइट टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए। सो ये तो पहले करना ही करना था। लेकिन बाकी के लिए आपके पास ऑप्शन होती है, जो जैसे मैंने पेरिस ब्रसल वाले वीडियो में भी कवर किया, कि एयरबीएनबी का ऑप्शन जो कम्प्लीटली रिफंडेबल होता है। तो हमने इनिशियली एयरबीएनबी से स्टार्ट किया, बट कुछ जगह पे हमने एयरबीएनबी लिया, और पेरिस में हॉस्टल और इंटरलाकेन में भी हमने हॉस्टल। एवरेज स्टे कॉस्ट हमारा अबाउट 6,000 पर नाइट आएगा। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा था, किसी में कम था। इंडिविजुअली
जब मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा तो वो सारे कवर होंगे कि भी कहाँ पे कितना कॉस्ट पड़ा था, बट इन जनरल इट वाज रफली 6,000 पर नाइट। सो इसके अलावा एयरबीएनबी में हमने फ़िल्टर यूज़ किए थे जो हमारे पेरिस टू ब्रसल्स वाले ट्रैवल वाले वीडियो में वी हैव मेंशन अबाउट इट। एंड खाने का जो है हम काफ़ी सारा रेडी टू ईट मील्स लेके गए थे जो पेरिस के डे 2 पार्ट 1 वीडियो में वी हैव कवर्ड कि हमने खाने का कैसे किया था। तो जहाँ पे अच्छे ऑप्शंस थे लोकल खाने के रीजनेबल, वहाँ पे हमने लोकल खाया, बट अदरवाइज हम रेडी टू ईट मील काफ़ी सारा लेके गए थे हल्दीराम एंड टाटा क्लिक वगैरह का। इसके अलावा विद इन कंट्रीज हमने कहीं पे भी बाई एयर नहीं लिया, बिकॉज यहाँ से इंडिया से जाते वक्त तो इंटरनेशनल फ्लाइट में लगेज ज़्यादा अलाउड होता है, लेकिन विद इन कंट्रीज उनकी जो यूरोप की कंट्रीज उनकी फ्लाइट्स के वेट अलाउड वॉज वेरी लेस, प्लस कॉस्ट भी ज़्यादा थी। तो हमने इंटर कंट्रीज के लिए कोई फ्लाइट नहीं ली, उसके लिए हमने ट्रेन्स का ही यूज़ किया। सूटकेसेस हमने 4 व्हील सूटकेसेस लिए जो मैक्सिमम इनका अलाउड साइज होता है उस साइज का। एंड 4 व्हील्स का फायदा कि दे आर वेरी इजी टू कैरी, प्लस हमने हार्ड प्लास्टिक वाला सूटकेस लिया क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में कई बार चोरियों की प्रॉब्लम होती है, जिप वगैरह वो आराम से खोल लेते हैं, बट सूटकेस आपका वो होना चाहिए जिसमें वो इंटरनेशनल TSA लॉक हो। इसके अलावा जो यूरोप में प्रॉब्लम आती है कि उनका चार्जिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। सो एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग चार्जर करके आता है, किसी भी अमेजन फ्लिपकार्ट की साइट पे आपको मिल जाएगा, 300 रुपये का आता है। सो मैंने वो ले लिया था और उसी में एक 3 पिन प्लग को अटैच करके टेप से जोड़ लिया था, जिससे कहीं पे अगर सिंगल पॉइंट भी हो तो मेरा और वाइफ दोनों का मोबाइल इकट्ठे चार्ज हो सके, और साथ में हमें दूसरे इंटरनेशनल चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैसों के लिए हम कुछ जो है करेंसी एक्सचेंज करके लेके गए थे। यूरो तो फिर भी आसानी से मिल जाता है, स्विस फ्रैंक बहुत मुश्किल से मिलता है। फाइनली वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, बट वहाँ जाने के बाद रियलाइज किया हर जगह पे कार्ड से पेमेंट करना बहुत आसान होता है। जितने भी कियोस्क वगैरह बने होते हैं वो कार्ड वाले तो हर जगह पे होते हैं, कैश वाले बहुत कम होते हैं। तो इनफैक्ट आई थिंक अब टाइम हैज़ कम कि कैश के बजाय फॉरेक्स कार्ड लेके जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो 3.5% से 4% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, फॉरेक्स कार्ड में एटलीस्ट 2% लगेगा। बट कैश में भी जो है कि बहुत ज़्यादा पैसे बचते नहीं हैं। फ़ोन कौन सा लेके जाना चाहिए? आपने मेरी वीडियोस देखी, ज़्यादातर वीडियोस मेरा iPhone 13 Pro Max था उस पर बनाई है, तो वीडियो क्वालिटी वॉज एक्सेलेंट। फोटोज़ के लिए iPhone से अच्छा ऑप्शन नहीं है, सो आई सजेस्ट iPhone तो फोटोज़ के लिए लेके जाना चाहिए। लेकिन वाईफाई कनेक्ट करने में इसको नानी याद आ जाती है। मेरा iPhone था, वाइफ का एंड्रॉयड फ़ोन था OnePlus। किसी भी स्टेशन पे जाते थे वहाँ हर जगह पे वाईफाई है, एंड्रॉयड जाती चुटकियों में कनेक्ट हो जाता था। वाइफ जो ऑलरेडी घर पे बात कर रही होती थी, तो मैं अभी अपने आईफोन के साथ लगा होता था उसको सिक्योरिटी इश्यूज ओवरकम करने में। हर जगह पे आईफोन को कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं एक्सेप्ट करने में, हाँ भी सिक्योर है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और इतने में तो ट्रेन चल जाती थी। बट पिक्चर क्वालिटी के लिए डेफिनेटली आईफोन इज़ बेटर। सो आई विल सजेस्ट, अगर आप एस कपल जा रहे हैं, एक बंदा आईफोन कैरी करे, एक बंदा एंड्रॉयड, प्लस गूगल मैप्स एंड्रॉयड पे ज़्यादा अच्छे चलते हैं। एप्पल के मैप्स इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं लगे मुझे, एंड गूगल में हमें आदत है किस तरीके से यूज़ करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिम कार्ड का क्या करना है। इससे पहले तो सब जो है सिम कार्ड वहाँ जाके खरीदते थे, 800 से 1000 रुपये में सिम कार्ड मिल जाता है, बट टोटल 4 GB डेटा होता है 28 डेज के लिए, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं चलता। सो मैं जो है यहीं से अपना जियो का सिम को इनका इंटरनेशनल रोमिंग वाला 1100 का होता है वो रिचार्ज करा के लेके गया था। डेटा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं गूगल पे पहले ही वाईफाई से अपना मैप सेव कर लेता था कहाँ कहाँ जाना है। कहीं अगर फंसते थे उसी वक्त ऑन करता था, जस्ट उसमें डाउनलोड किया गूगल मैप एंड इमीडिएट ऑफ कर देता था। उसमें भी कम से कम 20-25 रुपये तो निकल ही जाते थे। टोटल वो 999 का मेरे ख्याल से वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं उसमें 1100 के रिचार्ज पे इंटरनेशनल रोमिंग पे। सो दैट वाज व्हाट आई यूज़। मेरे तो पूरे 16 दिन उसमें निकल गए, लास्ट में हार्डली कुछ पैसे बचे थे, बट दैट इज़ वन ऑप्शन। फ़ायदा ये होता है कि जगह जगह पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पड़ते हैं, तो एक तो उसके लिए कई बार OTP आता है तो वहाँ पे यूज़ होता है, एंड सेकेंड हर जगह वाईफाई कनेक्ट करने के लिए OTP आता है। सो एक ना एक तो इंटरनेशनल रोमिंग नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, या तो आप वहाँ पे जाके सिम लो और वो वाला नंबर उस OTP के लिए डालो। वाईफाई के लिए आपके क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्शंस होती है उसमें अपडेट करने के, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और अदरवाइज आई फील ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि इंटरनेशनल रोमिंग लो। अगर आप डेटा ऑन नहीं करें तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, इनकमिंग
एसएमएस का कोई चार्ज नहीं है, आउटगोइंग के चार्ज हैं। इसके अलावा गूगल मैप्स पे आप पहले से ही अपना रास्ता सेट करके रख सकते हैं, इवन इंडिया में से जाने से पहले, कि भाई आपने ब्रसल में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, आप पॉइंट ए का नाम लिखिए, पॉइंट बी का लिखिए, आपका वो रास्ता आ जाएगा, उसको आप सेव कर सकते हैं और उसी में आप आगे के और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पॉइंट सी, पॉइंट डी, जो भी आपने पैदल अगर कवर करने हैं वो आप पहले से ही सेव करके रख सकते हैं। वहाँ जाके एक बार बस वाईफाई कनेक्ट करके और वो वापस आ जाता है वही रास्ता, आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो एक और ऑप्शन मैंने यूज़ किया कि कई बार वाईफाई अवेलेबल नहीं होता था, जब इनिशियली मैप बनाया उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिए और अपने जीमेल में उसको फेवरेट्स में या एक अलग से मैंने पर्सनल करके वो बना दिया था, लेबल बना दिया था, उसके अंदर रख लिया था स्क्रीनशॉट्स। तो स्क्रीनशॉट्स यूज़ करके जहाँ पे भी आप पैदल ट्रेवल कर रहे हैं बिना किसी गाइड के, वहाँ पे यूज़ हो जाता था। इसके अलावा पासपोर्ट और पैसे सेफ रखने के लिए मैंने एक बेल्ट पाउच लिया, एक स्क्वायर सा था, आप मेरे वीडियोस में देखेंगे। और इस पाउच में दो पार्ट थे, एक में मैं पासपोर्ट और सारे पैसे रखता था, दूसरे में टिकट्स और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स रखने हैं लाइक कोविड सर्टिफिकेट वगैरह हर जगह पे अपने साथ रखने चाहिए। और ये इसमें एक हुक था, वो हुक बेल्ट के साथ लग जाता है, साथ में एक बेल्ट थी जो वेस्ट के अक्रॉस भिज जाती है, सॉर्ट ऑफ डबल प्रोटेक्शन। तो इसी में सारे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने थ्रू आउट अपने ट्रैवल अपने साथ रखे कि कोई चोरी होने का डर ना हो। आपने पीछे लोअर म्यूजियम के देखे होंगे अनु मलिक वगैरह के वीडियोस जिसमें वहाँ पे चोरी हो गई थी उनकी। सो ऑल्दो यूरोपियन कंट्रीज है सपोज टू बी रिच, ऐसा नहीं कि वहाँ चोरी नहीं होती, चोरी वहाँ पे भी होती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। यूरोप में चलना बहुत पड़ता है, मैंने कई वीडियोस में भी कवर किया है। सो आपको यूरोप जाने से पहले वॉकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, दोनों को, कपल्स को इकट्ठे, एंड कम से कम 5 किलोमीटर तो डेली वॉक करनी है। बीच में लास्ट के फ्यू डेज यू नीड टू वॉक 7 to 8 किलोमीटर्स, इफ पॉसिबल 10 किलोमीटर्स, बिकॉज वहाँ जाके एक्चुअल में यू विल बी वॉकिंग एटलीस्ट 10 से 15 किलोमीटर रोजाना। वॉकिंग टूर, कोई भी वॉकिंग टूर, और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, आप अच्छे से एंजॉय नहीं करेंगे। कोई भी वॉकिंग टूर 5 से 7 किलोमीटर से कम नहीं है, जो 3 घंटे के ऊपर आप चलते हैं। सो वॉकिंग की प्रैक्टिस खूब सारी पहले से करके जानी चाहिए और साथ में पेन किलर्स लेके जाने चाहिए, 2-3 दिन के बाद उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। और फाइनली हर चीज़ जो कोई जानना चाहता है कि टोटल खर्चा कितना आया, जैसे मैंने बताया टोटल मेरा फ्लाइट्स का खर्चा था 1 लाख रुपीज़, 21,000 ईच टिकट जाने का, 29,000 ईच टिकट आने का, सो 1 लाख सीधा ये, रफली 6,000 पर नाइट स्टे कॉस्ट, सो 15 डेज का 90,000, 15,000 की हमारी ज्यूरिक से इसकी एम्स्टर्डम से ज्यूरिक की ट्रेन थी, तो दिस कम्स टू अबाउट 2,60,000। एंड बाकी जो है खाने पीने का खर्चा, वहाँ पे जो भी सोवेनियर्स खरीदे वो सब करा के टोटल एग्जैक्ट 5 लाख में हमारा बजट पूरा हो गया था, जिसमें ना कोई पैसा एक्स्ट्रा बचे ना कुछ कम पड़े। सो हमारा 16 डेज 15 नाइट्स आना जाना इंक्लूडेड, वीज़ा का अनदर 20,000, वो सब इंक्लूड करके टोटल 5 लाख का खर्चा आया हमारे यूरोप ट्रिप पे, विच वॉज इन मई-जून 2022।